चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद इसरो द्वारा तैयार है चंद्रयान 3 उड़ान भरने के लिए। इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। पहला और सबसे जरूरी, मून के सरफेस पर एक सेफ और स्मूथ लैंडिंग करके उसके सरफेस पर पानी मौजूद होने की प्रूफ्स ढूंढना। दूसरा, जो रोवर इस मिशन में यूज किया जाने वाला है, आखिर वो मून के सरफेस पर क्या करने के केपेबल है। और तीसरा, मून के सरफेस पर पहुंचकर वहां के केमिकल और नेचुरल एलिमेंट्स जैसे सॉइल, वाटर एक्सेट्रा पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा भेजना। सवाल ये आता है कि चंद्रयान 2 के मून के इतने करीब पहुंचने के बाद भी फेल होने पर आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं चंद्रयान 3 में। आखिर ऐसा क्या अलग किया गया है इस बार ये इंश्योर करने के लिए कि पिछले बार जैसी सिचुएशन फिर ना क्रिएट हो। और तो और, आखिर क्यों इंडिया इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इन ऑपरेशंस के पीछे। क्या सच में हमें चांद पर पानी मिल सकता है? आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं आगे वीडियो में। दरअसल इसरो द्वारा लूनर एक्सप्लोरेशन के 3 मेजर ऑपरेशंस लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला था चंद्रयान 1। साल 2003 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मिशन के बारे में पहली बार जिक्र किया था अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। इसके बाद इस मिशन की जोरों शोरों से तैयारियां की गई और फाइनली 22 अक्टूबर 2008 को इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है PSLV XL रॉकेट के साथ। उस समय इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है लगभग 386 करोड़ रुपए। 8 नवंबर 2008 को ये पहुंचता है मून के ऑर्बिट में। अब इस स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से थे, जिसमें से एक था ऑर्बिटर, जो कि मून के ऑर्बिट में रहकर उसके चक्कर लगाता, और दूसरा एक लैंडर जिसे इम्पैक्टर भी कहा जाता है, जो कि ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के सरफेस पर लैंड करता। अब यहाँ हमें स्पेशली मेंशन करना होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनका मानना था कि अगर हम चांद के इतना पास जा ही रहे हैं तो क्यों ना उस पर लैंड किया जाए। First time the scientists have launched with so many complex technologies they have used and they succeeded. That is historical according to me. इसी के चलते चंद्रयान 1 में एक लैंडर को इंस्टॉल किया गया। तो 14 नवंबर को ये इम्पैक्टर ऑर्बिटर से अलग होता है मून पर लैंड करने के लिए, पर बदकिस्मती से मून के साउथ पोल पर जाकर क्रैश कर जाता है और वही अटक जाता है। बट स्टिल वो इंडिया के कंट्रोल में होता है और इसके चलते इंडिया पूरे वर्ल्ड में चौथा देश बन जाता है चांद पर पहुंचने वाला। अब इसरो के द्वारा ये एस्टिमेट किया जाता है कि चंद्रयान 1 में मौजूद ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में लगभग 2 साल तक रहेगा, बट लगभग 1 साल बाद ही इस ऑर्बिटर में कई टेक्निकल इश्यूज आने लगते हैं। इसके चलते ऑर्बिटर कम्युनिकेट करना बंद कर देता है और इसरो ऑफिशियली इस मिशन के खत्म होने का डिक्लेरेशन दे देती है। पर यह मिशन एक मायने में सक्सेस प्रूव होता है, क्योंकि इसके द्वारा साइंटिस्ट्स कई बड़ी डिस्कवरीज करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिस्कवरी होती है चांद पर पानी के होने का सबूत मिलना। दरअसल मून के सरफेस पर साइंटिस्ट्स को वाटर आइस के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिससे कि उनका अटेंशन इस मिशन की ओर और बढ़ जाता है और अगले ही साल वो अपने नेक्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 2 का डिजाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। अब चंद्रयान 2 के लिए इसरो और रोसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, एक डील करते हैं जिसमें इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्बिटर और रोवर बनाने की और रशिया इंडिया को लैंडर प्रोवाइड करने वाला होता है। दोनों देशों की गवर्नमेंट्स इस मिशन को अप्रूव करती है और इसका लॉन्च ईयर 2013 डिसाइड किया जाता है। पर इस लॉन्च डेट को 2013 से रिशेड्यूल करके 2016 किया जाता है, क्योंकि रशिया लैंडर प्रोवाइड करने में देरी कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2012 में रशिया का मार्स मिशन फोबोस ग्रंट फेल हो जाता है और चंद्रयान 2 के लैंडर में वही टेक्निकल इश्यूज आते हैं जो फोबोस ग्रंट फेस करता है। पर जब 2015 तक भी रशिया इंडिया को लैंडर प्रोवाइड करने में नाकामयाब होता है, तब इंडिया इस मिशन को इंडिपेंडेंटली करने का सोचती है और खुद लैंडर बनाने लग जाती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इसरो चंद्रयान 2 के फिर से पोस्टपोन होने का फायदा उठाती है और उसमें यूज किया गया ऑर्बिटर हार्डवेयर और दूसरे कंपोनेंट्स यूज करती है अपने मार्स मिशन मॉम के लिए, जिसे आप मंगलयान मिशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मिशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तो चंद्रयान 2 के फाइनल लॉन्च के पहले कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और टेस्टिंग्स के चलते इसे फाइनली 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाता है GSLV रॉकेट के साथ। 6 सितंबर 2019 को जब इसमें मौजूद लैंडर, जिसे नाम दिया गया था विक्रम लैंडर, अपने लैंडिंग फेज में पहुंचता है, तब एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते ये मून के सरफेस से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर अपना कम्युनिकेशन खो बैठता है और क्रैश कर जाता है। इसरो और नासा कई कोशिश करते हैं इस लैंडर से फिर कनेक्शन बनाने के लिए, बट एक बार फिर इसरो इस मिशन में नाकामयाब होता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और 2019 में ही इसरो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है अपने न्यू लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। इसकी प्रपोज्ड डेट 14 जुलाई 2023 बताई जाती है। तो अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि लॉन्च किया जा सकता है 2025 में। इस मिशन में जापान लॉन्चर और रोवर तैयार करेगा और इंडिया लैंडर तैयार करेगा। इसी के चलते चंद्रयान 3 एक टाइप का टेस्ट मिशन होने वाला है इसरो द्वारा बनाए गए लैंडर की कैपेबिलिटीज जज करने के लिए। चंद्रयान 3 के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 मिशंस में एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा था कम्युनिकेशन का, तो इस बार इसरो ने उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। दरअसल ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर से डिटैच होने के बाद उसके लिए एज अ कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट काम करेगा, जिस वजह से साइंटिस्ट इस लैंडर और रोवर से एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, लैंडर। लैंडर की सेफ लैंडिंग के लिए कई चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि उसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और इम्पैक्ट लेग्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, जो कि चंद्रयान 2 में नहीं था। और इस लैंडर में मौजूद होगा एक रोवर जो कि चांद की सतह को एक्सप्लोर करेगा। तीसरा, रोवर। आप इसे एक टाइप की एडवांस हाईटेक रिमोट कंट्रोल्ड कार समझिए, जो कि मून के सरफेस पर घूम फिर के इसरो को जरूरी डेटा भेजेगा अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर सॉइल। अब तक इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है 615 करोड़ के आसपास। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ये देश इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के पीछे। क्या सच में चांद पर पानी मिलना संभव है? तो इसे ऐसे समझते हैं कि पानी को एग्जिस्ट करने के लिए 0 to 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, जो कि मून के टेम्परेचर से बहुत अलग है। तो यहाँ लिक्विड वाटर के पाए जाने के तो कोई चांसेस नहीं है। पर जैसा कि आप जानते हैं, चांद पर कई गड्ढे मौजूद है और इन गड्ढों में हमेशा इन्हीं की शैडो पड़ती रहती है, जिस वजह से उन गड्ढों के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है। तो इस वजह से यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है वाटर आइस यानी बर्फ, और यही चीज प्रूव कर दी थी चंद्रयान 1 ने। दरअसल चंद्रयान 1 जब मून पर क्रैश हुआ था तब उसने डिटेक्ट किया था वाटर आइस मॉलिक्यूल्स को। इसी वजह से ये मिशंस के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि अगर चांद पर पानी मिल जाए तो वहां पर एक लिविंग बनाना भी पॉसिबल हो सकता है। हम होप करते हैं कि चंद्रयान 3 भारत के लिए एक सक्सेसफुल मिशन साबित हो और इसके चलते पूरी दुनिया को पता चल जाए कि आखिर भारत क्या करने के केपेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए अपने व्यूज इस मिशन को लेकर।